सानवी, फिर से आखिर क्यों रोज मेरे लिए खाना लाती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम भूखे रहते हो और तुम भी जानते हो मैं यह क्यों करती हूँ। तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। एहसान नहीं आर्यन, यह मेरा प्यार है। इतना कहकर सानवी की आंखें झुक गईं और वह बिना कुछ और बोले झोपड़ी से निकल गई। कुछ क्षण बाद आर्यन भी बाहर आया। सामने गांव के सरपंच खड़े थे। तो आर्यन खाना खा लिया? जी सरपंच जी, आपकी बेटी सानवी अभी अभी देकर गई है। अच्छा किया बेटा, देखो अब तुम बड़े हो गए हो, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। सरपंच जी, 12 साल की उम्र से अब तक आप ही ने मेरा सहारा दिया है, लेकिन अब मुझे शर्म महसूस होती है। मैं भी कुछ काम करना चाहता हूं। सही कहा तुमने आर्यन। सुनो, गांव के पास का जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। चाहो तो वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो या शहद इकट्ठा कर सकते हो। हाँ, यही करूंगा सरपंच जी। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने और अपनों के लिए कुछ कर दिखाऊं। दृढ़ कदमों और नए संकल्प के साथ आर्यन जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद वह घने पेड़ों और रहस्यमयी सन्नाटे वाले जंगल में पहुंच गया। आज सिर्फ जंगल की थाह लूंगा। देखूंगा कौन सा पेड़ कल कुल्हाड़ी के लायक है। कल से लकड़ियां काटकर बाजार बेचूंगा। बचपन से सरपंच जी ने मुझे संभाला, लेकिन अब वक्त है कि मैं अपनी जिंदगी खुद संभालूं। अचानक उसकी नजर एक सूखे टेढ़े मेढ़े पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अटक गई। वहां एक विशालकाय काला बाज बैठा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और वह बिना पलक झपकाए आर्यन को देख रहा था। जंगल का सन्नाटा मानो और गहरा हो गया। ये बाकी बाजों जैसा नहीं है, इतना बड़ा, और ये नजर मानो मेरी रूह तक झांक रही हो। आर्यन के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि वह काला बाज अचानक अपने पंख फैलाते हुए नीचे उतरा और अगले ही पल एक गहरी इंसानी आवाज गूंजी। मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम शक्ति सिंह के बेटे हो, है ना? आर्यन के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। उसकी आंखें फैल गईं। ये क्या? तुम तो एक बाज हो, फिर इंसान की तरह कैसे बोल रहे हो? सवाल बाद में, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम वाकई शक्ति सिंह के बेटे हो? हाँ, मैं शक्ति सिंह का बेटा हूँ। तुम्हारे पिता कई साल पहले लापता हुए और कभी लौट कर नहीं आए, लेकिन मैं जानती हूँ उनके गुमशुदा होने का राज। सुन लो, तुम्हारे पिता कोई साधारण इंसान नहीं थे। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में अविश्वास और हैरानी की लकीरें खिंच गईं। तुम हो कौन? और मैं तुम्हारी इन बातों पर यूं ही कैसे भरोसा कर लूं? सोचो, पिछले 8 साल से तुम्हारे पिता गायब हैं और पूरे गांव में उनकी चर्चा तक नहीं होती। कोई उनका जिक्र नहीं करता, कोई तुम्हारी मदद को आगे नहीं आता, सिवाय उस एक इंसान के, गांव के सरपंच के। तुम मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हो? आखिर हो कौन तुम? अभी नहीं बता सकती, जब तक तुम मुझे इस श्राप से मुक्त नहीं कराते। बाज की पैनी नजरों और गहरी आवाज ने आर्यन के भीतर एक अनजाना भय भर दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह अचानक मुड़ा, पूरी ताकत से गांव की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही वह हांफता हुआ दरवाजे से टिका। आंखों में डर साफ झलक रहा था। हे भगवान, ये जंगल तो भयानक है। वहां के पक्षी भी इंसानों की तरह बोलते हैं। कसम खाता हूं, अब मैं उस जंगल में कभी कदम नहीं रखूंगा। उसी समय सानवी वहां पहुंची। हाथ में खाना था, लेकिन जैसे ही उसने आर्यन का चेहरा देखा, उसके कदम थम गए। क्या हुआ आर्यन? ये ठंड में भी तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों है? और ये कैसी घबराहट है तुम्हारे चेहरे पर?
आर्यन सानवी से कुछ भी नहीं छिपाता था। कांपते होठों और थरथराती आवाज में उसने पूरी घटना सुना दी। आर्यन, अब उस जंगल में कभी मत जाना, चाहे कुछ भी हो। इतना कहकर सानवी चुपचाप चली गई। आर्यन ने खाना खाया और थकान में सो गया। अगली सुबह जब वह नींद से जागा तो उसके चेहरे से डर का साया जैसे मिट चुका था। वह हल्की मुस्कान के साथ खुद से बुदबुदाया। शायद मैं उस बाज को बोलते देखकर बेवजह डर गया था, लेकिन मानना पड़ेगा उसकी बातों में सच्चाई झलक रही थी। वो मेरे पिता के बारे में जरूर कुछ जानता है, और सच कहूं तो उसने सही कहा था। गांव में कोई भी पिता का जिक्र नहीं करता। मैंने जब जब सरपंच जी से पूछा, उन्होंने बस टाल दिया। यही कहा कि मां जन्म पर ही गुजर गई और पिता 8 साल पहले जंगल गए, जो कभी लौट कर नहीं आए। आर्यन की आंखों में सवाल और संकल्प चमक उठे। वह तेजी से जंगल पहुंचा और उसी पेड़ के पास खड़ा हुआ जहां कल काला बाज मिला था। तभी भारी पंखों की गूंज के साथ बाज सामने आ उतरा। मुझे मालूम था तुम वापस आओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही हिम्मत है जो तुम्हारे पिता शक्ति सिंह में थी। अब साफ साफ बताओ, मेरे पिता के बारे में क्या जानती हो? वह कहां है? क्या वह जिंदा है? कल ही कहा था, पहले मुझे इस श्राप से मुक्त करना होगा। लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे अपना साथी समझो। मुझे पता है तुम बचपन से गरीबी से जूझ रहे हो और अक्सर तुम्हें इस हालात पर शर्म भी आती है। बाज की बात सुनकर आर्यन की आंखें झुक गईं। चेहरे पर उदासी साफ झलकने लगी। जब सरपंच जी की बेटी सानवी मेरे लिए खाना लाती है तो दिल से अच्छा लगता है, लेकिन मन में एक टीस उठती है। वो मुझसे प्रेम करती है, और सच कहूं तो मैं भी उससे प्रेम करता हूं, पर मैं आज तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। ऐसे में सरपंच जी से उनकी बेटी का हाथ मांगने की हिम्मत मैं कैसे जुटाऊं? मैं इस जंगल के हर छिपे राज को जानती हूँ। मेरे साथ आओ। बाज उड़ चला, आर्यन पीछे पीछे। थोड़ी ही देर में वे अंधेरी पुरानी गुफा पहुंचे। बाज उतरा, पंख समेटे और पैनी नजर से इशारा किया। यही है वो जगह आर्यन, इसे खोदो। आर्यन ने बिना सवाल किए जमीन खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी हटते हटते कुछ देर बाद उसके हाथ किसी ठोस चीज से टकराए। एक लोहे का पुराना बक्सा। अब इसे खोलो। आर्यन ने सावधानी से बक्से का ढक्कन उठाया और पल भर में उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। हे भगवान, ये तो हीरे जवाहरात से भरा है। इन्हें बेच दूं तो मैं तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा। ये सब तुम्हारा है आर्यन। पहले अपनी जिंदगी संवारो, अमीर बनो, फिर मैं बताऊंगी कि मुझे श्राप से कैसे मुक्त किया जा सकता है। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से भी मिलवाऊंगी। मुझे पता है वह इस वक्त कहाँ है। उस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हें कैसे पता कि इस गुफा के नीचे ये बक्सा दबा है? शायद तुम भूल गए, कुछ देर पहले ही मैंने कहा था, इस जंगल का हर राज मुझे मालूम है। हाँ, लेकिन एक और बात है, मैंने आज तक कोई काम धंधा नहीं किया। अगर ऐसे ही बक्सा लेकर जाऊं और रातों रात अमीर बन जाऊं, तो लोग मुझसे तरह तरह के सवाल नहीं करेंगे क्या? इसका भी हल है मेरे पास। सरपंच से कहो कि तुम व्यापार सीखने के लिए कुछ दिनों के लिए शहर जाना चाहते हो। वहां जाकर ये हीरे बेच देना। जब अमीर बनकर लौटोगे तो सब यही मानेंगे कि तुम्हें व्यापार में भारी मुनाफा हुआ है। हाँ, सही कहा तुमने, मैं यही करूंगा। बस ध्यान रहे, अमीर बनने के बाद मुझे भूल मत जाना। मैं धन से ज्यादा अपने पिता से मिलने की चाह रखता हूं। तुम्हें भूलना तो दूर, मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। इतना कहकर आर्यन बक्सा उठाकर गांव की ओर लौट पड़ा। अगली सुबह वो सीधा सरपंच के घर पहुंचा और आत्मविश्वास से बोला,
सरपंच जी, मैं शहर जाकर व्यापार शुरू करना चाहता हूं। अरे आर्यन, तुम तो कभी गांव से बाहर नहीं गए, और व्यापार सिर्फ हिम्मत से नहीं चलता, उसके लिए धन चाहिए, हुनर चाहिए। ये सब करोगे कैसे? शहर जाकर मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, जो भी मौका मिलेगा उसे थाम लूंगा। लेकिन इस बार सरपंच जी, कुछ बनकर ही गांव लौटूंगा। सरपंच कुछ पल तक चुप रहे, जैसे उसके इरादों को परख रहे हों। फिर होठों पर हल्की मुस्कान आई। इरादे अगर पत्थर जैसे हों तो रास्ते खुद बनते हैं। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आर्यन ने बक्सा छिपाया और गांव की सीमा पार करने लगा। तभी सामने सानवी खड़ी मिली। शहर जाकर कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगे? आर्यन ने पहली बार दिल की दीवार तोड़ी और साफ साफ कहा, सानवी, मैं जानता हूं तुम मुझसे प्रेम करती हो, और सच तो यह है कि मैं भी तुम्हें दिल से चाहता हूं। बस अब तक कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं शहर इसलिए जा रहा हूं ताकि एक दिन गर्व से तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। तो मैं ईश्वर से यही दुआ करूंगी कि तुम अपने सपने पूरे करके लौटो, और लौटो तो सिर ऊंचा करके। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ विदा हुआ और शहर का रुख किया। शहर पहुंचकर एक पुरानी सराय में ठहरा, बक्से से कुछ हीरे निकाले और पास के सबसे बड़े व्यापारी के पास जा पहुंचा। अरे वाह, ये तो बेहद कीमती हीरे हैं। कहो, कहां से लाए? ये मेरे पिता के हैं। वह कभी हीरो के बहुत बड़े व्यापारी थे। अरे, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इन जैसे हीरे ठुकरा दे? मैं तो इन्हें मुंह मांगी कीमत पर लेने को तैयार हूं। सेठ ने बिना मोल भाव के आर्यन को भारी रकम थमा दी। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने और हीरे बेचे और देखते देखते शहर में ही अमीरी का स्वाद छक लिया। फिर एक दिन सीना तानकर अपने गांव लौट आया। गांव में कदम रखते ही सरपंच और सानवी की आंखों में खुशी झलक उठी। कुछ ही हफ्तों में उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक शानदार हवेली खड़ी हो गई। आंगन में नौकर चाकर, दरवाजे पर सजावट, और आर्यन की शान चारों ओर गूंज रही थी। एक शाम हवेली के बरामदे में सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम न सिर्फ अमीर हो, बल्कि गांव में सम्मान से सिर उठाकर चलते हो। जो लोग तुम्हें पहले अनाथ समझकर दया दिखाते थे, अब तुम्हें आदर से देखते हैं। तो बताओ, मेरे पिता से मेरा हाथ मांगने का दिन कब आएगा? बस थोड़ा सब्र रखो सानवी। वक्त आने पर मैं खुद तुम्हारे पिता के सामने खड़ा होकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा, गर्व से, सम्मान के साथ। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सानवी के जाते ही आर्यन की आंखों में एक अलग ही चमक उभर आई। उसने मन ही मन कहा, बस एक बार पिताजी मिल जाए, फिर मैं खुद नहीं बल्कि उन्हें ही भेजूंगा सरपंच जी के पास तुम्हारा हाथ मांगने। उस दिन की खुशी शायद मैं शब्दों में भी बयां न कर पाऊं। यह सोचते हुए वह सीधा जंगल की ओर बढ़ा। वह उसी जगह पहुंचा जहां पहले रहस्यमयी बाज मिला था। इस बार वहां पीपल के नीचे गेरुए वस्त्रधारी वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे, जिनकी आंखें मानो मन के पार झांक रही हों। कौन हो बालक, और इस वन में तुम्हारा क्या काम? अरे, तुम्हारा चेहरा, ये तो मुझे किसी की याद दिला रहा है। हाँ, अब याद आया, शायद मैं तुम्हारे पिता को जानता हूं। मैं शक्ति सिंह का बेटा हूं, और यहां आना जाना मेरा पुराना है। ये सुनते ही साधु की आंखों में एक क्षण के लिए हैरानी की चमक उभरी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप उठकर धीमे धीमे वहां से चला गया। साधु के जाते ही आकाश से पंखों की सरसराहट गूंजी और बाज उड़ता हुआ पास आ उतरा। उस साधु ने तुमसे क्या कहा? बस इतना कि वह शायद मुझे जानता है। मैंने बता दिया कि मैं शक्ति सिंह का बेटा हूं। वह साधु नहीं, एक ढोंगी है। साधु का चोला ओढ़े हुए, लेकिन भीतर से वह एक शैतान है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरी नजर सिर्फ तुम पर और मेरे पिताजी पर है।
अब साफ साफ बताओ, तुम्हें श्राप से मुक्त कैसे करूं? चलो मेरे साथ। बाज ने पंख फैलाए और उड़ते हुए आर्यन को गहरे जंगल में उसी गुफा तक ले आया जहां पहले जमीन के नीचे उसे अनमोल हीरे मिले थे। लेकिन इस बार गुफा के बीच एक रहस्यमयी पत्थर रखा था जो रंग बिरंगी किरणों से यूं चमक रहा था जैसे भीतर कोई जीवित शक्ति बंधी हो। कल पूर्णिमा की रात है। ठीक आधी रात को इसी जगह लौटना और आंखें बंद करके इस पत्थर को तोड़ ढा देना। जैसे ही यह पत्थर टूटेगा मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा और उसी पल मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारे पिता कहाँ और किस हाल में है। तो क्यों ना मैं इसे अभी तोड़ दूं? नहीं, इस पत्थर की शक्ति चांद की पूरी रोशनी में ही टूटेगी। आज इसे छूने की भी कोशिश मत करना, वरना परिणाम भयानक हो सकते हैं। बाज की आंखों में चमक उठी और देखते ही देखते वह रंग बिरंगी रोशनी में लिपटकर हवा में विलीन हो गई। आर्यन कुछ देर वहीं खड़ा रहा, पत्थर की अजीब सी धड़कन महसूस करते हुए, फिर चुपचाप घर की ओर लौटने लगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम उस बाज से बातें कर रहे थे। हाँ, लेकिन इसमें तुम्हारी दिलचस्पी क्यों है? क्योंकि तुम नहीं जानते, वह कोई साधारण बाज नहीं है। उसकी असली पहचान मैं अच्छी तरह जानता हूं। पर जो कुछ भी मेरे पास है, मेरी अमीरी, मेरा आत्मविश्वास, सब उसी बाज की वजह से है। और सबसे बड़ी बात, वह मेरे पिता के बारे में जानता है। मैं किसी भी कीमत पर अपने पिता को पाना चाहता हूं। तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है पुत्र। वह बाज तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। वह चाहती है कि तुम उसकी जादुई कैद तोड़ दो ताकि वह अपने श्राप से मुक्त हो सके। उसके बाद वह तुम्हें कभी नहीं ढूंढेगी। यह सुनते ही आर्यन का चेहरा आग की तरह लाल हो गया, आंखों में गुस्सा साफ चमकने लगा। सुनो साधु, मैं साधुओं को पूज्य मानता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे ढोंगी और झूठ फैलाने वालों का नहीं। मेरी सहन शक्ति की भी एक हद है। एक शब्द और बोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेहतर है अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। साधु कुछ कहने के लिए होंठ खोल ही रहा था कि आर्यन ने अपने नौकरों को गरजते हुए आदेश दिया। अरे, इसे यहां से बाहर फेंको अभी। दोनों नौकर आगे बढ़े और साधु को धक्के देते हुए दरवाजे से बाहर कर दिया। साधु की आंखों में गुस्सा और अपमान जल रहा था, लेकिन वह चुपचाप चला गया। इतने में सरपंच और सानवी वहां पहुंच गए। अरे, आप तो वही साधु हैं जो हमारे जंगल में वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। लेकिन यह क्या? आप आर्यन की हवेली में क्या कर रहे थे और उसके नौकरों ने आपको धक्का क्यों दिया? सरपंच जी, आर्यन वही गलती दोहरा रहा है जो उसके पिता ने जान देकर सुधारी थी। रातों रात मिली उसकी दौलत शापित बाज की देन है जो उसे अपने वश में कर चुका है। मैंने चेताया पर वह नहीं माना। पिताजी, याद आया, कुछ दिन पहले आर्यन घबराकर लौटा था और बोला था कि एक बार उससे इंसानों की तरह बात कर रहा है। मैं आपको बताना चाहती थी पर भूल गई। सरपंच की भौहें सिकुड़ गईं। साधु की आंखों में चेतावनी की ज्वाला चमकी और सानवी के दिल में डर की ठंडी लहर दौड़ गई। अरे, तुमने इतनी जरूरी बात मुझसे छिपा ली सानवी। तुम्हें अंदाजा भी है अगर वह शापित बाज अपने श्राप से मुक्त हो गया तो क्या होगा? गांव में ऐसी तबाही मचेगी कि एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। हाँ सरपंच जी, यही भय मुझे भी है। लेकिन आर्यन, वह तो जैसे उस बाज के वश में आ चुका है। वह मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। तुम चिंता मत करो, अब मैं उससे सीधा बात करूंगा। सरपंच का चेहरा सख्त हो चुका था। बिना वक्त गवाए वे तेज कदमों से आर्यन की हवेली पहुंचे। आर्यन, यह मैं क्या सुन रहा हूं? तुम जंगल में किसी बाज से मिलते हो और वह बाज इंसानों की तरह बात करता है। तुम्हें जरा भी अजीब नहीं लगा कि कोई बाज इंसानों जैसी भाषा बोल रहा है? तो आपको पता चल ही गया सरपंच जी। हाँ, शुरू में मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन अब नहीं। और मुझे मालूम है
ये बात आपको उसी साधु ने बताई होगी। 8 साल हो गए। 8 साल पहले मेरे पिताजी ऐसे लापता हुए कि कोई सुराग तक नहीं मिला, और अब वो बाज मुझे बता रहा है कि वह मेरे पिताजी को जानता है। बस मैं अपने पिता को पाना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर। बेटा, तुम अपने पिता के बारे में असलियत तक नहीं जानते। हां, नहीं जानता, क्योंकि किसी ने कभी मुझे बताया ही नहीं। गांव वाले चुप रहे, आप चुप रहे, तो मैं कैसे जानता? अब मैं किसी की बात पर भरोसा क्यों करूं? मेरी नजर में सिर्फ उस बाज की बात सच है। और कल है पूर्णिमा की रात। मैं उस पत्थर को तोड़ूंगा, उसे श्राप से मुक्त करूंगा, और फिर वह मुझे मेरे पिताजी के पास ले जाएगा। इतना कहकर आर्यन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह सरपंच की बात सुने बिना हवेली से बाहर निकल गया। आर्यन, सुनो बेटा, मेरी बात तो सुनो। आर्यन को सरपंच पुकारते रहे, लेकिन वह एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके स्वर में बेचैनी थी, मगर आर्यन के कदम तेज होते गए। अंततः सरपंच थके और निराश होकर हवेली के बाहर आ खड़े हुए। आर्यन को रोकना अनिवार्य है। अगर वह पत्थर टूट गया तो वह बाज अपने असली रूप में लौट आएगा, और फिर इस गांव का अंत तय है। लेकिन आर्यन, वह तो जाने कहां गुम हो गया। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, कल रात का इंतजार। अगली रात घना अंधेरा और सिहरन भरी ठंडी हवा गुफा के चारों ओर मंडरा रही थी। साधु, सरपंच और सानवी दबे पांव आगे बढ़े। गुफा का रास्ता भयानक सन्नाटे में डूबा था। मुझे पूरा विश्वास है आर्यन यहीं आएगा। मैंने कल उसकी और उस बाज की सारी बातचीत सुनी थी। साधु की बात पूरी होने से पहले ही पत्तों की सरसराहट में आर्यन प्रकट हुआ। चेहरे पर संकल्प, तभी पंखों की तेज फड़फड़ाहट के साथ बाज अंधेरा चीरता गुफा के सामने आ उतरा। तुम आ गए आर्यन, मैं जानती थी तुम वचन निभाओगे। आर्यन, देखो, यहाँ साधु, सरपंच और तुम्हारी प्रेमिका सानवी मौजूद है। ये तीनों तुम्हें उस पत्थर को तोड़ने से रोकने आए हैं। लेकिन याद रखना, अगर इनकी बातों में फंस गए तो अपने पिता का चेहरा जिंदगी भर नहीं देख पाओगे। नहीं, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। तो फिर जाओ, गुफा के भीतर से वह पत्थर उठा लाओ। आज तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। आर्यन तेजी से गुफा में घुसा। ठंडी हवा और रहस्यमयी रोशनी में पत्थर उसकी हथेली में धड़क रहा था। वह तोड़ने ही वाला था कि कदमों की आहट गूंजी। आर्यन, रुक जाओ। यह पत्थर तुम्हारे पिता की कुंजी नहीं, गांव की बर्बादी का द्वार है। बेटा, एक पल ठहरो, तुम सच से खेल रहे हो। आर्यन, अगर मुझसे जरा भी प्रेम है तो यह मत करो। मेरे लिए अब सिर्फ एक ही सच है, मेरे पिता, और मैं उनसे मिलने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। आर्यन, तेरे पिता शक्ति सिंह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि सिद्ध तांत्रिक थे। लालच में उन्होंने एक सुंदर स्त्री से विवाह किया, जो असल में इस जंगल की खतरनाक चुड़ैल थी। जब उसका असली इरादा, गांव का विनाश, सामने आया, तो तेरे पिता ने इंसानियत के लिए अपनी सारी शक्तियां उसमें बांध दी। उसे बाज का रूप देकर इस पत्थर में कैद कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। आज अगर तू यह पत्थर तोड़ेगा तो चुड़ैल आजाद होकर गांव को मिटा देगी। ये सब झूठ है आर्यन, सच वही है जो मैं कह रही हूँ। अगर मेरे मन में कोई छल होता तो क्या मैं तुम्हारी इतनी मदद करती? सोचो, क्या इन गांव वालों ने कभी तुम्हारा साथ दिया? तुम्हें धन, सम्मान, हीरे, मोती सब मैंने दिए, और अब तुम्हें तुम्हारे पिता से भी मिलवाने आई हूँ। आर्यन के भीतर उथल पुथल मच गई। कुछ पल के मौन के बाद उसने पत्थर जोर से जमीन पर दे मारा। धमाके संग टुकड़े बिखरे और बाज रंग बिरंगी किरणों में बदल गई। किरणें सिमटकर लाल आंखों और शैतानी मुस्कान वाली भयंकर चुड़ैल बन गईं। हाँ, सरपंच और साधु सच कह रहे थे। मूर्ख लड़के, तेरा पिता, वो मूर्ख तांत्रिक, मुझे इस पिंजरे में कैद कर गया और खुद जान दे बैठा।
लेकिन इस पत्थर को तोड़ने की ताकत सिर्फ तुम्हारे पास थी, क्योंकि तेरे भीतर उसी का खून दौड़ रहा है और आज तूने वही कर दिखाया। आर्यन, तुमने ऐसी भूल कर दी है जिसका बोझ सिर्फ तुम्हारे खून से धुल सकता है। ये पत्थर, इसमें तेरे पिता ने चुड़ैल की सारी शक्तियां बांध दी थी और उसे उस पिंजरे, उस बाज के रूप में डाल दिया था। लेकिन अब जब तूने इसे तोड़ तो आखिरी स्पर्श तेरे हाथ का था। अब तू और ये पत्थर एक हो चुके हो। पूर्णिमा की रात खत्म होते ही ये बंधन टूट जाएगा और तब यह चुड़ैल पूरे गांव को निगल जाएगी। अगर तू अभी अपनी जान दे दे तो ये पत्थर तेरे साथ जलकर राख हो जाएगा और चुड़ैल फिर कभी जन्म नहीं ले पाएगी। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, होंठ कांपने लगे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई साधु महाराज। मैं तो बस अपने पिता को पाना चाहता था। फैसला तेरे हाथ में है बेटा। यहां से थोड़ी दूर एक गहरी खाई है जिसकी आग कभी बुझती नहीं। अगर तू उसमें छलांग लगा दे तो तेरे साथ यह पत्थर भी भस्म हो जाएगा और चुड़ैल की ताकत सदा के लिए खत्म। नहीं, तू ये नहीं कर सकता। तेरे पिता ने अपनी जान देकर मुझे कैद किया और अब क्या, तू भी उसी राह पर जाएगा? सोच आर्यन, मैं तुझे वो सब दे सकती हूँ जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा। आर्यन की आंखों में दृढ़ता और होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह दौड़ता हुआ खाई के किनारे पहुंचा और छलांग लगा दी। धरती कांपी, चुड़ैल की चीखत गूंजी। उसका शरीर आग में झलकर लाल किरणों में बदल गया और राख बनकर उड़ गया। सानवी वहीं खड़ी, चीखते हुए आंसुओं में डूब गई। सरपंच कांपती आवाज में बोले, हाँ, आर्यन के पिता में कभी इंसानियत जागी थी, लेकिन आर्यन केवल इंसान नहीं था, वह एक बलिदानी था जिसने अपने गांव के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। घबराओ मत सरपंच, अभी उम्मीद बाकी है। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक अनमोल वरदान दिया था। मैं प्रयास कर सकता हूं, शायद आर्यन फिर से लौट आए। सानवी की बुझी आंखों में उम्मीद की लौ चमकी। वह खाई के नीचे पहुंची। धूल, राख और आग की गंध फैली थी। आर्यन निस्पंद पड़ा था। साधु ने आंखें मूंदी, मंत्र बुदबुदाए। जंगल की हवा और पत्ते भी स्वर में घुल गए। सुनहरी आभा फैली। आर्यन की उंगलियां हिलीं, पलकें कांपी और वह जाग उठा। अरे, मैं तो खाई में कूद गया था। फिर मैं यहां, और वो चुड़ैल, क्या वो मर गई या? हाँ बेटा, वह अब सिर्फ राख है। लेकिन याद रख, किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लेना। ये जिंदगी दूसरी बार मिली है। अब चलो, घर चलते हैं। साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ कह दिया। और सरपंच जी, आपसे मुझे एक बेहद जरूरी बात करनी है। मुझे सब पता है, अब बातें बाद में। पहले चलो, हमें शादी की तैयारियां करनी हैं। सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी, मानो नए जीवन का आशीर्वाद हो। साधु, सरपंच, आर्यन और सानवी मिलकर गांव लौटे। पीढ़ियों का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।